स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट पे। ये जेनेटिक्स का आखिरी और दूसरा पार्ट है। तो पिछले वीडियो में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं वन शॉट में। तो जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, एक नंबर में पढ़ा था कि अनुवांशिकी क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में अनुवांशिक लक्षण क्या है वो पढ़े थे। और फिर अनुवांशिकी के जनक कौन है, नाम किसने दिया था, जैसे कि नाम दिया था पेटसन ने, और अनुवांशिकी के जनक है मेंडली। तो उसके बाद उनका जीवन परिचय और उन्होंने उद्यान मटर का जो प्रयोग किए थे उसके लिए उन्होंने उद्यान मटर को ही क्यों चुना और उनकी सफलता के कारण। इसके बाद उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए जिन्हें मेंडलवाद कहते हैं। अब उन्होंने जब नियम जिस भाषा में दिए, जिस शब्दावली का उपयोग किया, वो शब्दावली में हमने पढ़े थे जीन किसे कहते हैं, जीन। उसके बाद हमने पढ़े थे जिन्होंने जीन मेंडल ने नाम दिया था कारक, और जॉनसन ने उन्हें जीन कहा था। इसके अलावा समयुग्मजीव, विषम युग्मजीव, युग्म विकल्पी क्या होते हैं, स्वपरागण, परपरागण, जैसे कोई छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी थी जो एक एक नंबर में पूछी जा सकती है। तो उसके बाद आज हम बात करेंगे कि जो नियम दिए थे वो कौन कौन से नियम हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियम दिए थे, अनुवांशिकी यानी वंशागति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, और दूसरा जो नियम था वो था पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो नियम था वो था स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इन नियमों पर डिस्कस करने से पहले हम जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसमें 2 तरीके की बात, एक बात हमने कर ली थी, एक बात हमारी रह गई थी। वो था कि एक तो था अनुवांशिक लक्षण, है ना, और एक था उपार्जित लक्षण, उपार्जित या अर्जित लक्षण। तो अनुवांशिक लक्षण तो वो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, मतलब पैतृक संतति से, मतलब जनक पीढ़ी से पैतृक संतति में। लेकिन उपार्जित लक्षण यानी अर्जित लक्षणों की हमने बात नहीं की थी। ये इस टॉपिक का हिस्सा तो है, लेकिन 10th लेवल में इसकी कोई बात नहीं की जाती। लेकिन हम बस सामान्य ज्ञान के लिए या फिर जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अर्जित लक्षण वो लक्षण होते हैं जो मनुष्य यानी जो मानव है वो अपने जीवन काल के दौरान अर्जित करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाय पीना, ये कोई अनुवांशिक लक्षण नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आपके माता पिता चाय पीते हैं तो आप भी चाय पिए, या आप चाय पीते हैं क्योंकि वो आपके माता पिता द्वारा पी जाती है। इसका अनुवांशिकी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सिगरेट पीना, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को सिगरेट पीने की आदत है तो वो उसका अनुवांशिक लक्षण नहीं है, जरूरी नहीं उसके माता पिता सिगरेट पीते हैं तो वो सिगरेट पीता है, उसके द्वारा अर्जित किया गया लक्षण है। और अनुवांशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी की शक्ल गोरी है, आपके माताजी की शक्ल गोरी है, तो 99% चांस रहते हैं कि आपका रंग भी जो है वो गोरा ही होगा। और मान लीजिए आपके माता पिता सामने हैं तो आपका रंग गोरा नहीं होगा, थोड़ा काला सा होगा। इसके अलावा एक जो हायर स्टडीज में पढ़ा जाता है कि एक डाउट हमेशा रहता है गंजापन, कि गंजापन जो है, क्या गंजापन अनुवांशिक लक्षण है। तो कुछ लोग कहते हैं गंजापन अनुवांशिक लक्षण है, कुछ लोग कहते हैं गंजापन अनुवांशिक लक्षण नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गंजापन जो है अनुवांशिक लक्षण नहीं है और ना ही वो उपार्जित लक्षण है। ये एक तरीके की वातावरण पर डिपेंड, एक तरीके का अपना जो आसपास का जो एनवायरनमेंट रहता है उस पर डिपेंड करता है कि आपके बाल झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे। कि मान लीजिए आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आप 2 भाई बहन हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो आपने किसी लड़की के बाल झड़ते हुए तो देखे होंगे लेकिन उसे गंजा नहीं देखा होगा,
ऐसा नहीं हो कि वो 15 साल की उम्र में तो उसके बाद जो 20 साल में वो गंजी होगी। ये जो लक्षण है, ये ना तो उपार्जित लक्षण है, ना अर्जित लक्षण है, ना और ना ही अनुवांशिक लक्षण है। ये वातावरण पर डिपेंड करता हो सकता है, पानी के इफेक्ट्स की वजह से, या वातावरण में जो प्रदूषित जलवायु है, वातावरण में जो दूषित जल है, उसके उपयोग से आप में गंजेपन के लक्षण देखे जा सकते हैं। अधिकतर ये जो है गंजेपन के लक्षण अधिकतर महिलाओं की बजाय पुरुषों में देखे जाते हैं। पुरुषों में गंजेपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पुरुषों में गंजेपन के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा तनाव या फिर वातावरण के कारण चिंता, इसके अलावा धूम्रपान करना, और इसके अलावा कुछ और भी केमिकल्स इफेक्ट्स, मान लीजिए किसी कॉस्मेटिक का यूज किया, किसी तेल का, ऐसे तेल का, कॉस्मेटिक तेल का जो साइड इफेक्ट कर जाए। तो ये जितने भी कारण हैं, ये गंजेपन के कारण। गंजापन कोई ना तो आनुवंशिक लक्षण है, ना उपार्जित लक्षण है। ये एक बस साइकोलॉजिक फैक्ट है, ये वातावरण के कारण ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा तनाव में है तो उसके बालों का झड़ना स्वाभाविक है। अगर चिंता करता है, तो अगर वो किसी धूम्रपान का शिकार होता है तो गंजापन ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कि मान लीजिए तनाव में है, मैंने बताया तनाव या चिंता, धूम्रपान, तो ये 3-4 कारण गंजेपन के हो सकते हैं। ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रभाविता का नियम। जैसे आप देखेंगे कि 3 नियम दिए थे, इसमें सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम, इफेक्ट ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रभाविता के नियम में जब जनक पीढ़ी का जब संकरण करवाया जाता है, तो उससे जो अर्बन पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें लंबापन जो है, लंबेपन का लक्षण जो है ज़्यादा प्रभावी रहता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसमें 2 तरह के लक्षण होते हैं, एक तो बौनेपन का लक्षण, एक लंबेपन का लक्षण। लेकिन इसमें बौनापन तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, केवल लंबेपन का जो लक्षण है वो ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये होता कैसे है कि मान लीजिए ये कोई शुद्ध बौना और ये कोई शुद्ध लंबा और ये कोई शुद्ध बौना, मैं कहता हूँ लंबा और ये बौना। अब ये दोनों सेम है तो इसमें से एक को ले लेते हैं, ये दोनों सेम है तो इसमें से एक को ले लेते हैं, तो इनके बीच में जब हम संकरण करवाते हैं तो ये पौधा हमें प्राप्त होता है। ये होती है एफ1 पीढ़ी में, ये लक्षण हमें प्राप्त होता है। इसमें लंबापन का जो लक्षण है वो ज़्यादा प्रभावी रहता है, ना कि बौनेपन का लक्षण। इसलिए ही इसे एक लक्षण तो प्रकट होता है, प्रभावित करता है, एक लक्षण पर अप्रभावी होता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और एफ1 पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त होता है वो लंबेपन का लक्षण है, लंबेपन का लक्षण, लंबेपन का लक्षण। और लेकिन ये पूरी तरीके से लंबा नहीं है, मतलब ये अशुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा नहीं है, अशुद्ध। तो हमने बात की कि भाई एफ1 पीढ़ी में लंबापन ही अपना लक्षण प्रकट करता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। भाई लंबापन जो है अपना प्रभाव प्रकट कर पाता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरे नियम की बात करें, तो ये है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम जो है, इसको सरल भाषा में समझे तो मान लीजिए कि एफ1 पीढ़ी में हमने पिछले इसमें देखा कि एफ1 पीढ़ी प्राप्त हुई, एफ1 पीढ़ी में रिजल्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, ये अब ये जो है ये आगे जाके यही जो लक्षण जो है एफ1 पीढ़ी के लक्षण जो है वो अगली पीढ़ी में जाके पृथक हो जाते हैं, ये आगे जाके पृथक हो जाते हैं। पृथक होने का मतलब ये टी ऐसे हो जाता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद इनके बीच में जो संकरण होता है उससे जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं। ये पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और इसमें युग्मकों की शुद्धता होती है, यानी मान लीजिए कि ये जो अशुद्ध है ये शुद्ध हो जाते हैं, एक तरीके से हम कहें तो
युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे पृथक्करण के अलावा क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता। अब होता कैसे, मान लीजिए हमने पढ़ लिया कि प्रभाविता के नियम में एवन पीडी प्राप्त होती है, जिसमें सभी अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, जिसमें लंबेपन का लक्षण प्रभावी होता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। पृथक्करण के नियम में एवन पीडी में प्राप्त जो प्रभावी लक्षण है वो आगे जाके पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। लेकिन जो प्रभावी लक्षण है वो अशुद्ध लंबे होते हैं, इसलिए ये आगे जाके पृथक होकर शुद्धिकरण हो जाता है इनका, इसलिए पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, है ना। होता कैसे साहब, मान लीजिए एवन पीडी, हम फिर से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, इधर देख लीजिए। ये एवन पीडी जो हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ी थी, दोबारा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से हुआ, इसमें से एक ले लिया साहब, ये टी ले लिया, इसमें से एक ले लिया, ये टी ले लिया, इनके बीच क्रॉस कराया, है ना। क्रॉस कराने के बाद ये प्राप्त हुआ जो प्रभावी लक्षण है, लेकिन अब अशुद्ध लंबा है, पूरी तरीके से शुद्ध नहीं, तो आगे जाके ये पृथक हो जाते हैं, इसे एवन पीडी कहते हैं, एवन पीडी कहते हैं। इस एवन पीडी की ये जो एवन पीडी प्राप्त जो संतति के जो लक्षण है वो आगे जाके पृथक हो जाते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, यानी इसको अलग, इसको अलग, इसके अलावा इसमें ये भी अलग और ये भी अलग। इनके बीच में जो क्रॉस कराया जाता है वो किस तरीके से होता है कि ये टी जाके इससे करेगा, संकलन करेगा, ये टी जाके इससे संकलन करेगा, फिर ये टी जाके करेगा, और ये टी जाके इससे करेगा। जो तो ये और ये टी बन के हो जाते हैं ये, उसके बाद ये टी बन के हो जाते हैं ये, और इसके अलावा ये इससे करेगा, तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमें प्राप्त होते हैं। अब इनके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप देख लेते हैं। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या होते हैं? हमने लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की जब बात की तो हमने कहा था कि किसी भी पादप के बाह्य स्वरूप को देखकर उनका अनुपात ज्ञात करना ही लक्षण प्रारूप है। किसी पादप के बाह्य स्वरूप को देखकर ही यानी कि जो एवन पीडी के बाद संकलन करवाया जाता है, तो पीडी में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं? हमने देखा कि एक ये टी, इसके बाद में ये एक टी, और इसके बाद में दो ये जो चार एलिमेंट्स हैं हमें प्राप्त होते हैं। तो इनके फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करें, जैसे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की बात करें, तो जीन लक्षण प्रारूप कैसे कहते हैं? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लक्षण प्रारूप वही होते हैं जिसमें किसी पादप के बाह्य लक्षणों को देखकर उनका अनुपात ज्ञात किया जाता है, उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। और जीन प्रारूप में किसी पादप के आंतरिक लक्षणों को देखकर उसका अनुपात ज्ञात करना ही जीन प्रारूप होता है। इसके लक्षण प्रारूप, ये दोनों टी समान है, दोनों बड़े हैं, तो ये लंबा हो गया। ये दोनों टी समान लेकिन छोटे हैं, ये बोना हो गया। ये दोनों टी अलग अलग हैं, लेकिन जैसे प्रभाविता के नियम में पढ़ा था कि लंबापन अपना प्रभाव प्रकट करेगा, तो ये लंबे हो गए। सेम ये भी इसी तरीके से लंबे हो गए। तो कितने पौधे लंबे हो गए? तो हमने बात की कि भाई ये दोनों समान है तो लंबे हैं, ये दोनों समान है लेकिन छोटे हैं इसलिए बोने हैं। इसके अलावा प्रभाविता के नियम ने पढ़ा कि ये इसमें लंबापन ही प्रभावी होता है, इसलिए ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। तो काउंट कीजिए, लक्षण प्रारूप की बात करें, जीन प्रारूप की बात नहीं कर रहे हैं, लक्षण प्रारूप की बात करें तो कितने लंबे हो गए? एक, काउंट कर लीजिए, 2 और 3, यानी टोटल लंबे कितने हैं? 3, और बोना कितना है? 1। तो ये हो गया 3:1। इसका लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना हो गया? 3:1। इसके अलावा बात करें जीनोटाइप की, यानी कि मतलब जीन लक्षण की, जीन प्रारूप की, तो अब ये इंडिविजुअली काउंट होंगे कि ये लंबा है, ये बोना है, इसके अलावा ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, यानी 2:1:1। ये इसका जीन प्रारूप होगा। प्रभाविता के नियम की बात कर ली, पृथक्करण के नियम की बात कर ली, पृथक्करण के नियम से जो प्राप्त है उसमें जो अनुपात प्राप्त होता है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, उनके अनुपातों की बात कर ली। यहाँ तक हो गया। अब हम जो है मेनली जो सबसे मेन टॉपिक है वो
सबसे मेन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो है स्वतंत्र अपीलन का नियम। जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है वो है स्वतंत्र अपीलन का नियम। हमने इससे पहले बात की कि प्रभाविता के नियम की बात की। प्रभाविता के नियम में हमें जब F1 PD प्राप्त होती है उसमें ये रिजल्ट प्राप्त होता है। पृथक्करण के नियम में जब हमें F2 PD प्राप्त होती है तो उसमें हमें जो उनके लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं उनके अनुपात होते हैं 2:3:1, इसके अलावा 1:2:1, 121 और 31। और अब हम बात करेंगे स्वतंत्र अपीलन के नियम की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। स्वतंत्र अपीलन के नियम की ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। इसमें एक सारणी बनेगी जिसकी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारणी आप देख पा रहे हैं और ये मेंडल का सबसे इम्पोर्टेंट नियम और आखिरी नियम स्वतंत्र अपीलन का नियम। तो इसकी सारणी पर डिस्कशन करने से पहले हम देख लेते हैं कि स्वतंत्र अपीलन का नियम होता क्या है। दो या दो से अधिक वंशानुगतिक लक्षणों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, दो या दो से अधिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो एक लक्षण का प्रभाव दूसरे लक्षण पर नहीं पड़ता। यानी एक लक्षण जो है वो दूसरे लक्षण से अप्रभावित रहता है, यानी स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रूप से गति करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाता है, एक लक्षण का इफेक्ट दूसरे लक्षण पर नहीं पड़ता। इसी को ही स्वतंत्र अपीलन का नियम कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि मान लीजिए ये कोई दो लक्षण है, एक हरा गोल और एक हरा झुर्रीदार। F1 PD की तरह अगर इनमें हम संकलन करवाएं तो हमें 4 तरीके के लक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे जिसमें हरा गोल, हरा झुर्रीदार, पीला गोल और पीला झुर्रीदार, ये 4 तरह के लक्षण प्रारूप होते हैं। और इनके बाद में जब हम इनका आपस में संकरण करवाते हैं तो ये जो संकरण होता है, पहले यहाँ संकरण हो गया एक बारी, यहाँ संकरण हो गया 2 बारी, तो ये द्विसंकरण संकरण पर आधारित नियम है। और इससे पहले जो हमने नियम पढ़े थे जैसे पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम, वो एकल संकरण पर आधारित है। इसमें 2 बार संकरण होता है, एक तो यहाँ संकरण होता है, एक यहाँ संकरण होता है। तो ये जो 2 बार संकरण होता है इसलिए इसे द्विसंकरण संकरण नियम कहते हैं। ये सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है सेम जो है ये जो लक्षण प्राप्त हुए हैं, जो है संतति पीढ़ी प्राप्त हुई है, इनके बीच में जो ये 4 यूनिट्स यानी मान लीजिए 4 लक्षण हमें प्राप्त हुए हैं, इनके बीच में जब संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, इनके और इसके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो हमें अलग अलग प्रकार के फाइनल संतति यानी फाइनल लक्षण प्राप्त होते हैं। जैसे कि हरा गोल, हरा गोल, हरा गोल, हरा गोल, हरा झुर्रीदार, हरा गोल, हरा झुर्रीदार, हरा गोल, हरा गोल, पीला गोल, पीला गोल। उसके बाद में हरा गोल, हरा झुर्रीदार, पीला गोल, पीला झुर्रीदार, अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त, 4 तरीके के लक्षण प्राप्त होते हैं। उनकी अब हम बात करें संकलन कराने के बाद, ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बाद हम इनकी बात करें जीन प्रारूप की और लक्षण प्रारूप की। तो पहले लक्षण प्रारूप की बात करें, मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि लक्षण प्रारूप बाह्य स्वरूप को देखकर ही ज्ञात किया जाता है कि बाहर से उस पौधे का रंग कैसा है, हरा है, पीला है, झुर्रीदार है, कैसा है। तो जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो लक्षण प्रारूप में हरे गोल कितने हैं आप इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 9 पौधे ऐसे जो हरे और गोल है। उसके बाद में 3 पादप हरे झुर्रीदार है, 3 पादप पीले गोल है और एक पीला झुर्रीदार मात्र एक है। तो उनके लक्षण प्रारूप में हमें ये अनुपात प्राप्त होता है। और अब जीन प्रारूप को काउंट करने में, इस नियम में जीन प्रारूप को काउंट करने में हम सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जीन प्रारूप को आप ये मत देखिए, जीन प्रारूप आप जब काउंट करें तो ये मत देखिए हरा गोल है, हरा झुर्रीदार है, पीला गोल, ये मत देखिए। आप ये देखिए कि इस प्रकार के जो हैं वो कितने हैं, माने कि 2 कैपिटल वाई और 2 कैपिटल आर कितने हैं, तो आप देख पाएंगे कि मात्र 1 है। उसके बाद में 2 स्मॉल वाई और 1 स्मॉल आर और 1 कैपिटल आर कितने हैं, तो आप देख पाएंगे 2 हैं। तो इसी तरीके से आप जब काउंट करेंगे तो आपको जीन प्रारूप प्राप्त होगा 1:2, 2 4 1 2। आप इसे एक फोन नंबर की तरह भी याद कर सकते हैं, अपना तरीका होता है। लेकिन एंड में जब आपको लेकिन जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप आप जब ही लिखें जब आपको सही तरीके से याद हो। आप अगर आपको याद नहीं है तो आप ना लिखें, क्योंकि गलती लिखने से अच्छा है कुछ ना लिखें। तो आज की क्लास में हमने बात की किस की, हमने मेंडल के नियमों की बात की, हमने मेंडल के नियमों की बात की। पार्ट 2 में, जेनेटिक्स के पार्ट 2 में मेंडल के नियम कौन कौन से थे, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज
हाल के लिए में हमने पढ़ा था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। उसके बाद में दूसरा पढ़ा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तीसरा पढ़ा था स्वतंत्र अपीयन का नियम, स्वतंत्र अपीयन का नियम। ये 3 नियम पढ़े थे। इसमें प्रभाविता का नियम में F1 PD प्राप्त हुई थी। F1 PD के अंदर हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ था। पृथक्करण के नियम में हमें अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त हुए थे, जिनका अनुपात 1 में लक्षण प्राप्त था 3:1। उसके बाद में जो जीन प्राप्त था, यानी जो आंतरिक लक्षण थे वो थे ये। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट हमने जिस चीज के बारे में डिस्कस किया था वो था जो लास्ट नियम था स्वतंत्र अपीयन का नियम। इसमें 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है और जो लक्षण वंशागत होते हैं उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ना ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से गति करने के कारण ही स्वतंत्र अपीयन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपीयन के नियम में जो लक्षण हमने जो लक्षण ज्ञात करने के लिए, जो संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जो लक्षण हमने लिए थे वो थे कि हरा और गोल, पौधे का रंग भी ले लिया, पौधे का आकार भी ले लिया, ये 2 अलग अलग लक्षण हैं। उसके बाद में हमें जो पीढ़ियाँ प्राप्त हुई, जो लक्षण प्राप्त हुए, उनके जीनोटाइप और फेनोटाइप हमने देख लिए। इसी प्रकार से जेनेटिक्स में जो 10th लेवल तक जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हम एक पूरे चैप्टर का रिवाइज करें तो उसमें अनुवांशिकी परिभाषा, अनुवांशिक लक्षण, उनकी वंशागति के बाद में कौन जनक थे। जनक में मैं मेंडलीफ जनक आपको सबको पता है, उसमें और एक नामकरण किया था बेटसन ने। उसके अलावा बात करें तो मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के आधार पर दिए गए नियम और नियमों के लिए काम में ली गई शब्दावली के बारे में जो 3 नियम दिए थे वो आपने डिस्कस किए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम था वो था स्वतंत्र अपीयन का नियम, लास्ट वाला। उसमें हमने 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति देखी, उनके जीनोटाइप और फिनोटाइप देखे। और यहाँ तक 10th लेवल की जेनेटिक्स में इतना ही पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। 10th की जो बच्चे हैं उनके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस हिसाब से पूछा जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट की क्लास हो रहा है और उसमें देखते हैं कि 4 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 4 नंबर के चैप्टर में अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एक, ये कुछ इस तरीके से एक नंबर में पूछेगा क्या तो एक नंबर में इस तरीके से पूछेगा कि साहब अनुवांशिक जनक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, उनका जीवन परिचय, यानी 3 क्वेश्चन पूछ लिए। अनुवांशिक जनक का नाम पूछ लिया 1 नंबर में, उनके जन्म कब हुआ था 1 नंबर में, उनका जन्म कहाँ हुआ था 1 नंबर में, और उन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए या उनके को जो नियम थे वो तीनों नियमों के नाम लिखिए। तो एक नंबर में इस तरीके से पूछ लेगा। इसके बाद में अगर दूसरे पैटर्न में पूछे तो ये पूछ सकता है 3+1, यानी ये पूछ सकता है कि मेंडल का कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं, मेंडल का कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है, वो नियम उस नियम को प्रतिपादित करिए। तो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है उसका कोई अपवाद नहीं है, और उस नियम में आपने पढ़ा था कि F1 PD से प्राप्त संतति आगे जाके पृथक हो जाती है और उनका संकरण कराया जाता है तो हमें F2 PD प्राप्त होती है। तो पृथक्करण का नियम का नाम पूछ लेगा तो नाम का 1 नंबर, वह कौन सा नियम था जिसका कोई अपवाद नहीं है, पृथक्करण का नियम का कोई अपवाद नहीं है, वो पृथक्करण के नियम हमने आज पढ़ा था। तो ये 3+4 ये पूछ लेगा। और अगर 2+2 में पूछे तो 2 नियम पूछ लेगा। यहाँ फिर ऐसे पूछ लेगा मटर का ही यूज क्यों किया और प्रभाविता का नियम बताइए, मेंडल का जीवन परिचय दीजिए और स्वतंत्र अपीयन का नियम बताइए। यह पूछ लेगा पृथक्करण और स्वतंत्र अपीयन के नियम को समझाइए, स्वतंत्र अपीयन के नियम को समझाइए, प्रभाविता के नियम को समझाइए। इसके अलावा द्विसंकरण और एकल संकरण क्या होता है जिसका हमने बताया नहीं, लेकिन अगर द्विसंकरण ऐसा पूछ ले कि एकल संकरण को समझाइए तो आप एकल संकरण वही होता है जो जिसमें एक पीढ़ी प्राप्त होती है, एक संतति पीढ़ी प्राप्त होती है, उसे एकल संकरण कहते हैं और एक ही प्रोसेस में यानी एक ही बारी में संपन्न हो जाता है। जिसमें आप प्रभाविता के नियम का एग्जांपल दे सकते हैं और ये प्रभावित उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद प्रभाविता के नियम का एग्जांपल दे दीजिए, वो हो जाएगा। उसके बाद अगर द्विसंकरण की बात करें तो इसमें 2 या 2 से अधिक लक्षणों की आप ये समझिए कि प्रभाविता के एकल संकरण का एग्जांपल है। एकल संकरण में जिसमें एक लक्षण की वंशागति होती है
उसे एकल संख्या संकर कहते हैं। और द्विसंकर में जिसमें दो या दो से अधिक लक्षणों की वर्णसंगति होती है उसे द्विसंकर कहते हैं। उसमें आप स्वतंत्र अपीवन के नियम का एग्जांपल दे दीजिए। तो क्योंकि मैंने वो अलग से इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये जो दो नियम हैं ये एकल संकरण का है, ये द्विसंकरण का है। आप एकल संकरण की परिभाषा दीजिए जिसमें एक लक्षण की वर्णसंगति होती है उसे एकल संकरण कहते हैं, और जिसमें दो लक्षण की वर्णसंगति होती है उसे द्विसंकरण कहते हैं। तो एकल संकरण द्विसंकरण का यही मेन मोटो है, यही एग्जांपल एकल संकरण का है, ये एग्जांपल द्विसंकरण का है। तो एक ही जगह पे काम हो जाएगा आपका। और इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपसे इजी क्वेश्चन, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा पूछ लेंगे कि मिल रहा वह कौन सा नियम है जिसका कोई उपवाद नहीं। चार एग्जांपल दे देगा, पुरोहिता का नियम, स्वतंत्र अपीवन का नियम, या फिर सब पृथक्करण का नियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पृथक्करण के नियम का कोई उपवाद नहीं। मेंडल का जन्म कब हुआ, तो ये आपने बेटा 22 जून है ना, तो 22 जुलाई। और चार चार अलग तरीके के एग्जांपल दे देते हैं। जीन नाम किसने दिया, अलग अलग वैज्ञानिकों को नाम दे देगा। बेटसन ने जीन नाम दिया। इसके अलावा कारक नाम किसने दिया, कारक नाम किसने दिया, तो जॉनसन ने कारक नाम दिया। वंशागति के नियम किसने प्रतिपादित किए, तो पाइसन ने वंशागति के नियम को प्रतिपादित किया। और उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, ये भी एक छोटी परिभाषा पूछ सकता है। तो ये आज की क्लास में तो जेनेटिक्स कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।